नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अपने सुदर्शन बैच की क्लासेस पिछले सप्ताह नहीं आई थी, जिसे अब वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। सोमवार से शुक्रवार तक आप लोगों को ये क्लासेस दी जाती है और जो लिखा हुआ है उन सभी वैकेंसी के लिए। तो एक बात बता दूं, कई सारे विद्यार्थी जो है कई बार कहते भी हैं कि सर हमारे लिए आप नहीं कर रहे, कहीं हमारे स्कूल व्याख्याता वालों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे, वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये वो। तो ऐसा है कि ये बैच सभी को ध्यान में रख के चलाया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट जो हो चुकी है अब, ठीक है, जेल प्रहरी जो होने वाली है, पटवार में भी है आप लोगों के ये टॉपिक। तो सबके लिए है, जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी का नाम थंबनेल पे लिखा ही जाए। सुदर्शन बैच है और श्री कृष्ण भगवान सभी का उद्धार करते हैं, इसीलिए इस बैच का नाम भी सुदर्शन बैच है कि ये बैच सभी के उद्धार के लिए ही है। तो ये क्लासेस सभी के लिए है। मैंने इस चीज को पहले ही क्लियर कर रखा था कि इसके बाद में ये तो कॉमन टॉपिक होंगे, इसके बाद में जो है अलग अलग क्लासेस आप लोगों के लिए जो बचेगी वो अलग अलग आएगी। व्याख्याता वाले ध्यान देंगे कि मैं आप लोगों के हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा पढ़ा चुका हूं, हिस्ट्री में कुछ नहीं बदलता है, आप लोगों को वही क्लासेस देखनी है। अब हिस्ट्री की वापस से क्लासेस आप सोचोगे कि आएगी, तो नहीं आएगी, क्योंकि बहुत एफर्ट के साथ में दे रखी है। कम से कम 100 क्लासेस है आप लोगों के। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति भी और इंडिया वाला भी कंप्लीट करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट उठाकर आप लोगों को वही क्लासेस देखनी है, ठीक है। बाकी जो वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए उनके आएगी, उनके एग्जाम में समय भी है तो उनके लिए आएगी। जैसे जैसे पहले जो जो एग्जाम होंगे उनके लिए चलती चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को कंटिन्यू रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना है। अब इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता चलेगा आप लोगों के कोर्स पूरा होता चलेगा। दुर्ग की ये पार्ट 3 है, अपने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके थे और आप लोगों ने ये चीज तो अनुभव अब कर ही ली होगी कि एक भी प्रश्न जो है आप लोगों के बाहर नहीं जाता है। एग्जाम अप्रोच के अनुसार अपन पूरी तरीके से चलते हैं। तो बहुत सारी बातें हो गई, अब करते हैं इस क्लास को शुरू। बहुत सीरियसली इस क्लास को देखना है, बहुत सीरियसली एग्जामिनर भी लेता है, तभी प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल कोताही नहीं करनी है, ठीक है। चलिए पहला दुर्ग पढ़ते हैं और आज अपने पहला दुर्ग जो है वो आप लोगों के मारवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग है, क्योंकि जोधपुर को अपने आप में क्या कहा जाता है? मारवाड़। जोधपुर को अपने आप में क्या कहा जाता है? मारवाड़। अब देखो यहाँ पे राठौड़ राजवंश हुआ है। यहाँ पे कौन हुए? राठौड़ हुए हैं, ठीक है, राठौड़ हुए। और राठौड़ों में एक था राव जोधा। कौन था? राव जोधा। इसलिए इसका नाम आप देखोगे, जैसे ही अपन जोधपुर दुर्ग में एंटर करते हैं, अंदर घुसते हैं, तो वहां राव जोधा जी का फलसा लिखा हुआ है। यानी पहले इस दुर्ग का जो नाम है मेहरानगढ़ या ये कुछ भी नहीं था, या जोधपुर भी नहीं कहा जाता था। फिर राव जोधा जी का फलसा होता है छोटा, फिर जो है राव जोधा जी का पुर, तो जोधपुर नाम पड़ा। इस तरीके से जोधा जी के नाम पे ही जोधपुर नाम पड़ा है। और मेहरानगढ़ जोधपुर किला जो है पहले जोधा जी का फलसा कहलाता था, फिर मेहरानगढ़ दुर्ग कहलाया। आप लोगों के सीधा प्रश्न बनता है तो क्या बनेगा? मेहरानगढ़ किला कहाँ है? तो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको समस्या आती है, जो पुराने पंडित है उन सभी को पता है कि मेहरानगढ़ किला पूछे तो अपने को जोधपुर करना है। दुर्ग के अंदर से बहुत सारे सवाल बनते हैं और स्थापत्य कला के अंदर ये ऐसा टॉपिक है कॉमन जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है टाबरो। तो निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने 1459 के अंदर, ठीक है। कब करवाया? 1459 में। यहाँ पे पहाड़ी या पठार पूछे तो चिड़िया टूंग की पहाड़ी है। यहाँ एक चिड़ियानाथ जी महाराज हुए थे। जो चिड़ियानाथ जी महाराज है वो यहाँ पे तपस्या करते थे। फिर यहाँ पे एक इनके पीछे कहानी है, जो इनकी मतलब एक धूना था, वो धूना जो है वो यहाँ से लेकर फिर चले गए। इनको यहाँ पे जो है मारवाड़ के शासक ने यहाँ पे किला बनाने के लिए प्रयास किया, तो वो अपना धूना जो है लेके चले गए। चिड़ियानाथ जी जो महाराज थे उनके नाम से इस पहाड़ी का नाम चिड़िया टूंग पहाड़ी है, जिस पर ये बना हुआ है। तो उन्होंने श्राप भी दिया था, उस श्राप को उतारने के लिए अंदर जिंदा बलि भी दी गई है। तो ऐसी किंवदंतियां भी है, ऐसा इतिहास में लिखा भी गया। उपनाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, ये इसके उपनाम है, पूछे जाते हैं, ठीक है। आकार कैसा है? मयूर के समान है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। एक एक प्रश्न आप लोगों के बनता है। अब जो किले बहुत जबरदस्त होते हैं, बहुत स्थापत्य कला में बहुत तगड़े होते हैं, उनके लिए कोई ना कोई विद्वान कुछ न कुछ कहकर जाता है। यानी कि ये किला अपने आप में ऐसा था कि ऐसा लगता है जैसे कि इसको तो बनाया ही किसी देवताओं ने है, या तो देवताओं ने बनाया है या परियों ने बनाया है। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, रुडयार्ड किपलिंग जो है वो एक कोटेशन कहता है कि संभवतः इस दुर्ग का निर्माण जो है वो परियों और देवताओं ने किया है। रुडयार्ड किपलिंग के 2
कोटेशन मिलते हैं, एक तो इसके बारे में, एक बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में, उसको भूतों प्रेतों द्वारा बना हुआ बताते हैं रुडयार्ड किपलिंग। और यहाँ पे जो है ये बताते हैं कि इसका निर्माण संभवतः परियों या देवताओं ने किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है, ठीक है। अब अपने समस्या ये आती है स्टूडेंट के कि अपन जब पढ़ते हैं तब अपन को लगता है कि ये याद है, अपने को सारा याद है, लेकिन समस्या जब आती है, जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं, फिर समस्या आती है कि अरे यार ये किसके बारे में पढ़ा था। इसलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ पे आप लोगों को साथ साथ बताया कि एक और कोटेशन वहां पे ये है, एक यहाँ पे ये है, तो आप लोगों को पहले से क्लियर होकर चलना है। यहाँ पे क्या कहा है, देवता और परियों द्वारा निर्मित है जोधपुर वाला किला, ठीक है। आगे बात समझ, आगे बढ़ना था ब्रो। देखो इसकी नींव में राजा राम नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी, जिंदा बलि है। जहां पे ये मैं खड़ा हूं ना, ये वही देखो, मैं क्योंकि इस दुर्ग में पूरा भ्रमण करके आया हूं और आप लोगों को जब मैं गया था तब मैंने बताई भी है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो है, ये वही राजा राम नामक व्यक्ति की, राजा राम कंडेला नामक व्यक्ति की बलि दी गई थी। और ये मैंने आप लोगों को बताया ना एक कहानी कि चिड़ियानाथ जी महाराज को अपनी धूनी उठाकर जाना पड़ा और उन्होंने फिर श्राप दिया था, उस श्राप से बचाने के लिए इसमें जिंदा बलि दी गई है, ठीक है। हड़बू जी के आशीर्वाद से इस दुर्ग की स्थापना की गई थी, ठीक है। दुर्ग के प्रमुख द्वार, द्वार यानी कि द्वार ने कहीं कहता है पौड़, ठीक है, जो द्वार बड़ा उजियागर है। द्वार तो अब द्वार यानी दरवाजे हैं एक तरीके, जो द्वार बड़े हो जाए उसको कहा जाता है पौड़। अब भी कई गांवों में जो है रावले होते हैं, पौड़े होती हैं, रावलों में ज्यादातर पौड़े होंगी। पौड़ मतलब कोई नॉर्मल सा दरवाजा नहीं होता, बहुत विशाल दरवाजा होता है जिसमें से हाथी भी गुजर सकता है, वो होती है पौड़, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखो लोहा पौड़, लोहा पौड़ के अंदर जो लोहा पौड़ है ना, ऐसे गोल घुमावदार है अंदर जाके, और लोहा पौड़ में मतलब गोल घुमावदार, आगे फिर लगा रखे हैं वो ऐसे हाथी के चुभ जाए जैसे मतलब भाले। तो क्या होता है कि ज्यादा क्या किया जाएगा दरवाजे को तोड़ने के लिए, हाथी को भगा के लाया जाए, टक्कर मारी जाएगी, तो गोल घुमाव में दे रखा है, हाथी की गति वैसे टूट जाएगी। फिर भाला भी आगे तो टक्कर वैसे नहीं मार सकते। बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता था दुर्ग स्थापत्य के अंदर। फिर जयपौड़, फतेहपौड़, अमृतपौड़, भैरवपौड़, ध्रुवपौड़, ये पौड़े पूछी जाती है कि निम्न में से कौन कौन सी पौड़, जैसे कि अभी अपन जयगढ़ पढ़ेंगे तो अवनी डूंगर ऐसे वहां पे दरवाजे वो भी है। तो सब जगह ये पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। बुर्जों के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी रीट के अंदर जो है आपको तारागढ़ से संबंधित जो आई थी बुर्ज आए थे। तो ये सारी चीजें हैं, सब आता है और सब हम बताते हैं, आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और फिर देखो दुर्ग में निर्माण और क्या क्या है। यहाँ पे मामा भांजा की छतरी है, या मामा भांजा की छतरी लिखा नहीं आया तो फिर आएगा धन्ना बिया की छतरी। यहाँ पे प्रधानमंत्री की छतरी भी है, ठीक है। और देखो श्रृंगार चौकी है, श्रृंगार चौकी जो है, यहाँ इस श्रृंगार चौकी में क्या किया जाता था, राज तिलक, राज तिलक किया जाता था इस श्रृंगार चौकी में बैठ के, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ मोती महल है, तलहटी महल, फूल महल, फतेह महल, पद्म सागर, रणीसर, रणीसर भी तालाब है, जिसके पीछे सर लग जाए वो क्या होगा, तालाब होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जिसके पीछे सर लग जाए यानी कि वो परहित करेगा, यानी जिसके पीछे आप सर लगा के यदि किसी को संबोधित भी कर रहे हो, यानी कि वो कहीं ना कहीं पर हित कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए काम ही आ रहा है। तो ये भी रणीसर यानी कि तालाब है, ये परहित कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और आप लोगों के लिए बता दूं, फिर से इंफॉर्मेशन दे दूं कि आज ही टाइमिंग जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे। आप लोगों के लिए आज ही 2 क्लासेस शुरू हो रही है, कंटिन्यू निःशुल्क बैच है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। चतुश्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि आप लोगों के लिए एक तो इंग्लिश की क्लासेस और आप लोगों के लिए एक साइंस की क्लासेस, दोनों ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस चतुश्रेणी के ये जो है शुरू हो रही है। 52,000 पद है, किसी तरह की कोताही नहीं करनी है, लग जाओगे, प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे, 60-70 हजार सैलरी उठाओगे। कम नहीं होती भैया, प्राइवेट सेक्टर में आप 6 महीने करके 60-70 कमाते हो, नौकरियां का बड़ी आपको पता ही है, और यहाँ पे 1 महीने में कमाओगे। और चतुश्रेणी कर्मचारी को हल्के में मत लेना, सिर्फ 3-4 साल की बात है, उसके बाद में ऑटोमेटिक एलडीसी बन जाओगे, बहुत जल्दी प्रमोशन होते हैं, ठीक है। इन सेक्शन यदि इस सेक्शन में देखें तो टीचर्स में अपन देखें फिर भी जो है कम होते हैं, लेकिन पहले से सैलरी अच्छी है। तो 8वां वेतन लगने वाला है, इसलिए कह रहा हूं ये साल है, झोंक देना अपने आप को, अपने सपने जो है वो साकार करके ही रहना है। स्क्रीनशॉट लो, देख लो। मेहरानगढ़ किला बताया भी है आप लोगों को, ठीक है। और मेहरानगढ़ के नीचे, किले के नीचे जो ये बना हुआ है, ये तो देवकुंड की छतरियां हैं, बीकानेर के अंदर भी है देवकुंड की छतरियां। और ये है आप लोगों के जसवंतड़ा महल है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और ये है आप लोगों के मेहरानगढ़ का किला, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे आप तो घर जो है ज्यादातर ब्लू कलर किए हुए हैं,
गुल्ली करते हैं ना, वो गुल्ली है, तो इसलिए इस जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है। ठीक है टाबरों, बेटा आगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आज की क्लास थोड़ी लंबी भी चली और बहुत सारी चीजें कवर करा, और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके में पढ़ जो, क्योंकि ऑफ सीजन कह सका हमें, क्योंकि अब 2 सीजन निकल गई, एग्जाम जब आता पास में बहुत सारी क्लासेस आप लोगों को मैराथन फलाना ढिमका ये वो बहुत देखने को मिलती है। जब शांति काल आएगा तब मैं मिलूंगा आप लोगों को कंटिन्यू यूट्यूब पर ही। ऐसा नहीं है कि आपको मुझे देखने के लिए ऐप पर आना पड़ेगा, मुझे आप शांति काल में युद्ध काल में दोनों ही समय साथ में खड़ा पाओगे और इसी यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाते हुए पाओगे। तो बस यही है आप लोगों का प्रेम। दुर्ग के अंदर थोड़े से अंदर तक जाते हैं तो भूरे खां की मजार है। ठीक है, भूरे खां यहाँ शहीद हुए थे, तभी यहाँ लिखा है भूरे खां की मजार। ठीक है, बीकानेर की फौज ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था, घेरा डाला था, उस संघर्ष में ये शहीद हुए थे। ये जो आप देख रहे हो ये भूरे खां की मजार है। इसके अलावा क्या है, चामुंडा माता का मंदिर है, दुर्ग में थोड़े से ऊपर जाते तब, ये भी जोधा द्वारा बनवाया गया था। ये 2008 में चर्चा में रहा। यहाँ पे जो है भगदड़ मची थी, दर्शन करने सब लाइन में लगे हुए थे, एक रेलिंग टूट गई, थोड़ी सी जो है नीचे गिरे लोग, और भगदड़ मचने का जो है कारण कुछ भी हो सकता है, भगदड़ मच गई, दम घुटने से लोग बहुत सारे मरे थे वहां पे, ये थोड़ी सी दुखांतिका हो गई थी। तो सन 2008 में भगदड़ मची थी, ये ध्यान रखना। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, कि जसराज चोपड़ा आयोग का संबंध कौन से दुर्ग से है या कौन से मंदिर से है या कौन से स्थान से, ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ो, देखो मेहरानगढ़ में बहुत सारी तोपें हैं और तोप से रिलेटेड प्रश्न बनता है, ये आप लोग देख चुके हो, अनुभव कर चुके हो। देखो इसमें है शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिजली, धूड़दानी, गुड़धानी, बनास वाहने, गुब्बार, जमजमा, बिच्छू बाण, गजक, ये सगली की सगली तोपा है अपने मेहरानगढ़ के इलाके में, जोधपुर मेहरानगढ़ भी में सगली तोपा है। पाछी बोला एक बार, बस वही तरीको है याद करने को। शंभू बाण, गजनी खान, किलकिला, कड़क, बिजली, गुड़धानी, धूड़दानी भी है एक, बरास वाहने, गुब्बार, जमजमा, बिच्छूबाण, गजक, ऐ सगली तोपा मेहरानगढ़ के माए। ठीक है, अब देखो आगे थोड़ी सी और जानकारी, ये जो है आप लोगों को मैंने जो बताई है, ये यहाँ पे मेहरानगढ़ के अंदर रखी हुई ही एक तोप है, जो कई सारे तोपों के भी प्रकार होते थे, कहीं ऊंट पे दाग के ले जाई जाती थी, कहीं घोड़ों पे, कई जो है मानव के ऊपर, तो बहुत सारी तोपों के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, इसके अलावा दुर्ग में क्या है, सूरी खां मस्जिद, नागणेश जी माता मंदिर भी है। नागणेश जी माता का मुख्य मंदिर देखोगे आप तो नागाना में है, जिन्हें वास्तविक चक्रेश्वरी माता के नाम से कहा जाता है। दूहड़, राव दूहड़ जो है वो कर्नाटक से इनकी मूर्ति यहाँ पे नागाना के अंदर लाकर स्थापित की थी, कल्याणपुर के पास में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय, ये भी इसी दुर्ग के अंदर बना हुआ है। बहुत सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बताई है, इनमें से सारे प्रश्न बनते हैं। लो स्क्रीनशॉट बड़ा टाबरों आगे। चलो टाबरों देखो मेहरानगढ़ के माए और चीजें देखो थे, एक बार क्विक रिवीजन करो। देखो राव जोधा द्वारा निर्माण है, चिड़िया टूक की पहाड़ी है, मयूर ध्वजगढ़ इसे कहा जाता है। ठीक है, गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी आदि नाम है। नरवली राजाराम कंडेला की दी गई, इसके बारे में रुडियार्ड किपलिंग ने क्या कहा है, देवता या फरिश्तों ने इसका निर्माण करवाया है। अब आप लोगों को पूछ ले कि फलानी फलानी चीजें थे बड़ी है, हम फलानी फलानी चीजा ने निर्माण कौन कौन करायो, क्या फलानी जी करायो, तो बाबी चीज आपने ध्यान होनी चाहिए। तो देखो श्रृंगार चौकी जी को है बिंगो निर्माण तखत सिंह जी करायो, फूल महल जो है वो अभय सिंह जी करायो, मोती महल जो है वो सूर सिंह जी करायो, फतेह महल जो है वो अजीत सिंह जी करायो। फतेह का देखो, फतेह का अर्थ ही क्या होगा, अजीत होगा, जीत होता है तो अपने अजीत कर दिया। तलेटी जो है वो सूर सिंह जी ने करवाया है। रानीसर तालाब रानी जसमादे करायो, पद्म सागर तालाब रानी पद्मावती करायो। तो यहाँ जो है निर्माण भी अपन याद करना है। ठीक है, श्रृंगार चौकी, चौकी यानी क्या होता है, तखत, चौकी क्या हो गई, एक तरह बैठने का तखत हो गया, तो तखत सिंह जी ने कराया है। फूल, फूल को कोई भय नहीं है कांटों का वगैरह, तभी तो वो उग जाते हैं, तो अभय सिंह जी है। ठीक है, मोती महल के थारे जो है सुर है नहीं है, मोती के समान है, तो मोती महल का निर्माण कराया सूर सिंह जी करायो है। फतेह, फतेह यानी जीत, तो जीत में अपने ध्यान रखना अजीत। ठीक है, तलेटी महल ये भी सूर सिंह जी का है। रानीसर रानी जसमादे और पद्म सागर रानी पद्मावती। ठीक है टावरों, होगा याद, हाथों हाथ ले स्क्रीनशॉट पर बड़ा आगे। चलो टावरों देखो मेहरानगढ़ पढ़ियो, अब बड़ा जयगढ़। ठीक है, जयगढ़ है कटे, तो जयगढ़ जयपुर के मायने एक चिल्ल की पहाड़ी है, यहाँ इस पे बना हुआ है, इसलिए चिल्ल का टीला भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
चिल्का टीला भी। इसके निर्माण में बहुत सारी चीजें अपन को अप डाउन पढ़ने को मिलती है, ये ध्यान रख लेना। निर्माता जो है इसके मान सिंह जी, और पुनर्निर्माण कहते हैं कि जय सिंह जी ने कराया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, जयगढ़। ठीक है, चलिए। भारत का एकमात्र किला है जिसमें तोप ढालने का कारखाना, और एशिया की सबसे बड़ी जो तोप भी यहीं रखी हुई है, और एशिया का सबसे बड़ा ही तोप डालने का कारखाना है ये। ठीक है, यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी हुई है, जिसका सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया था, वो भी दुश्मन को उड़ाने के लिए नहीं, सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था, जिसमें हिल गए थे सबके। इसको तो जो है भाई दुश्मन को मारना है, लेकिन अपने भी सदस्य जो है बोले हो जाते हैं, बोले यानी बहरे। ठीक है, चलिए। तो देखो इसे क्या कहा जाता है, चिल्का टीला, संकट मोचक दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसके दरवाजे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डूंगर, अवनी और भैरू इसके दरवाजों का नाम है। इसके अंदर बुर्ज भी बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो बुर्ज है, ठीक है, सबसे बड़ा कंगूरे टाइप होते हैं बुर्ज, सबसे बड़ा जो बुर्ज है वो दिया बुर्ज कहलाता है। दुर्ग में बड़े बुर्जों में सबसे बड़ा बुर्ज है, और 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। किसको, दिया बुर्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा एग्जामिनर। विजयगढ़ी दुर्ग में बना हुआ लघु दुर्ग है एक, जिसे विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं। अब मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए, यदि आपने पढ़ा ही नहीं ढंग से, तो आप सही नहीं करके आ सकते कि विजयगढ़ी जो है कहां स्थित है, ये आ गया, तो आप जो है सही नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ जयबाण तोप पड़ी है, जिसके बारे में मैं अगली स्लाइड में फुल डिटेल बताऊंगा। ठीक है, अन्य तोपें भी है यहाँ, रणचंडी, भैरवी, कड़क और बिजली। अब कड़क बिजली आप कहोगे गुरुजी मेहरानगढ़ में है, यहाँ पे भी 2 तोपें हैं जिनका नाम कड़क और बिजली है, ये अलग है वो अलग है। 1975 के आसपास इंदिरा गांधी के समय यहाँ पे गुप्त खजाने की खोज हुई थी। ये कहा था कि मान सिंह के समय यहाँ पे गड़ा हुआ खजाना था, और बुढ़िया कहते हैं अभी भी, बुढ़िया यानी कि पुराने जो लोग हैं उस टाइम के तो अभी जीवित नहीं है, लेकिन सुनते आगे तक बात आई, तो वो कहते हैं कि उस समय जो है इंदिरा गांधी के समय, अब इंदिरा गांधी के समय वाले अभी जिंदे भी होंगे 1975 वाले, तो वो लोग कहते हैं, ठीक है, वो ये बताते हैं कि वहां से उस समय जो है पूरा रास्ता जयपुर से दिल्ली तक का जाम करके कई ट्रकों के अंदर ट्रकों बंदी सोना जो है, यहां से जो खजाना है वो दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली के बाद में कहां गया ये नहीं बताता। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन ये बातें बहुत लोगों से और कई सारे सोर्सेस से सुनने में मिली है। उस समय के लोग जो अभी भी इस चीज को सुने थे उस समय या देखे होंगे, वो अभी भी कहते हैं कि हाँ ये बात सत्य है कि वो खजाना कहां गया किसी को नहीं पता, लेकिन जो है पूरा रोड जो है जाम करके, सारी रोडें ब्लॉक करके कई सारे ट्रक, कई सैकड़ों ट्रक जो है वो भर के यहां से गुप्त खजाने की खोज हुई थी और ले गए। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बातें जो है कहीं ना कहीं से आती है सुनने में। ठीक है, चलो टावरो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आ है था के जयबाण तोप। अब मैं कहता हूं जयबाण तोप में अगर एग्जामिनर सवाल बनाए नहीं, क्यों बारे एक भी सवाल नहीं है, बिंगो कारण है, क्योंकि देखो ऐसी कुछ चीजें है नहीं, बिल्कुल जो है ऑथेंटिक। आप कहते हो ना गुरुजी ऑथेंटिक चीजें कहां मिलेगी, ये यहां मिलेगी ऑथेंटिक। शिलालेख कहीं मिल जाए तो वो ऑथेंटिक है पूरी तरीके से। ठीक है, और ये उस दुर्ग के बाहर ही लगा हुआ, जयबाण तोप के बाहर लगा हुआ शिलालेख है। देखो विश्व की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध तोप है। 1720 में जयपुर किले के प्रशासक जय सिंह द्वितीय द्वारा जयगढ़ किले में बनाई गई थी। जब इसका पहला टेस्ट फायरिंग किया गया तब इस तोप का गोला 35 किलोमीटर दूर, यानी कि लगभग आप कह सकते हो कि 20-22 मील दूर जो है जाकर गिरा था, और चाकसू गांव में गिरा। कहां पे गिरा, चाकसू, जयगढ़ से चाकसू में गिरा। वहां पे जो है एक बड़ा तालाब बन गया, उस तालाब को गोरेलाव तालाब के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, गोरेलाव तालाब के नाम से आज भी उसे जानते हैं कि जयबाण तोप का गोला यहां गिरा था, इससे बना था। इस तोप के बारे में यह कहा जाता है कि जब इसकी टेस्ट फायर की गई तो आसपास जो खड़े लोग थे वो बहरे हो गए। जितनी महिलाएं थी इसकी इतनी भीषण भयंकर आवाज थी कि जितनी महिलाएं गर्भवती थी उनके गर्भ गिर गए। जो पशु पक्षी भी जिनके अंदर गर्भ पल रहे थे वो गर्भ गिर गए, गर्भपात हो गए उन सभी के इस आवाज से, भयंकर आवाज से। और बहुत सारे जो है लोगों को कई तरह की मतलब बीमारियों का सामना भी करना पड़ा आवाज से, ध्वनि से रिलेटेड। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसकी टेस्टिंग की गई। इतनी खतरनाक तोप थी, इसको बाद में कभी भी नहीं चलाया गया। ठीक है, और ये क्योंकि इसी दुर्ग के अंदर ही डाली गई है। ठीक है, तो देखो इसके यदि अपन शिलालेख के अंदर देखें, जय सिंह द्वितीय के शासन काल में 1720 में इसका निर्माण करवाया है। इसकी नाल की लंबाई, यानी कि ये जो नाल देख रहे हो आप, ठीक है,
इसकी नाल की जो लंबाई है, ये नाल पहले इसे नाल ही बनाई थी, नाल की लंबाई जो है 20 फीट है, गोलाई 8 फीट है और 7.5 इंच जो है, लंबाई 20 फीट, गोलाई 8 फीट और 7.5 इंच है। ठीक है, वजन कितना है? 50 टन इसका वजन है। सिर्फ इसके ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, पहिए बाद में लगे हैं। तोप को एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती है। इसको भरने के लिए केवल 100 किलोग्राम तो बारूद चाहिए। ठीक है, आवश्यकता होती है तथा इसकी मारक क्षमता 22 मील पाई गई। पहला गोला 22 मील जाकर गिरा था। मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में वल्लारी है, जो कि आमेर के कारीगरों की कला और प्रेम का कुशलता का अनूठा नमूना है। मैं कह दूं कि ये आरएस के अंदर बन जाए, चाहे कॉलेज व्याख्याता बन जाए, इससे मतलब स्तरीय प्रश्न नहीं बन सकता कि इस तोप के ऊपर कौन कौन सी आकृतियां बनी हुई है जो आप यहां से पढ़ रहे हो। ठीक है, अन्य विवरण देखो, इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य जो है वो सवाई राम सिंह जी द्वितीय ने अपने शासनकाल में किया था। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट है। ठीक है, और इसके घूरे की जो मोटाई है वो 1 फीट है। पीछे के पहियों और उसके निकट लगी रोलिंग पिन की सहायता से इसे आवश्यकता अनुसार प्रत्येक दिशा में घुमाया जा सकता है। निर्माण के पश्चात परीक्षण के तौर पर यह तोप एक बार ही चलाई गई। किले की बनावट और सूझबूझ के कारण यहां कोई सेना नहीं पहुंच गई, इस कारण दोबारा उपयोग की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। और इसलिए भी टेस्ट फायर एक बार करती है, बार बार टेस्टिंग नहीं की जा सकती। इतना सारा नुकसान हुआ था उस टाइम भी। 100 किलो बारूद एक फायर के लिए चाहिए। ठीक है, इतनी इसकी खासियत है। ये है भैया जय बाण। तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ढंग से पढ़ लेना। बढ़े आगे, देखो अब चला सोनारगढ़। सत्यजीत रे की एक पुस्तक आई थी, सोनार किला। ठीक है, सत्यजीत रे की एक पुस्तक थी, वो इसी पर आधारित थी। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण किसने किया। यहां पे जो है भाटी वंश के शासकों का अधिकार हुआ। ठीक है, यहाँ पे भाटी, अब हनुमानगढ़ जो बटनेर है वहां पे भी भाटी थे। तो यहाँ पे 2 जगह इन किलों का नाम जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा, वो सेम नाम है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। निर्माण रावल जैसल ने किया। ठीक है, रावल जैसल भाटी द्वारा 1155 के अंदर करवाया गया। पहाड़ी जो है गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं इसे, और त्रिकुट पहाड़ी भी कहते हैं। उत्तर बड़किवाड़ के नाम से जाना जाता है इसे। क्या कहते हैं? उत्तर बड़किवाड़। इसीलिए कह रहा हूं ये उत्तर बड़किवाड़ कहते हैं, भाटियों का किला है। ठीक है, ये भटनेर के बारे में भी नाम लिखा मिलेगा और आप लोगों को जैसलमेर के बारे में भी नाम लिखा मिलेगा। ठीक है, इसे देखो यहाँ त्रिकुट पहाड़ी भी कहते हैं, इसे गौरहरा पहाड़ी भी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम गौरहरा गढ़ भी लिखा मिलेगा आप लोगों को। गौरहरा पहाड़ी के कारण गौरहरा गढ़ भी लिखा मिलेगा। त्रिकुट पहाड़ी यहां है, लेकिन त्रिकुट पर्वत यदि आता है तो वो करौली के अंदर है, इसलिए उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उपनाम क्या है? सोनारगढ़, स्वर्णगिरी। ये स्वर्णगिरी है, ध्यान रखना। और अपने जालोर के बारे में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे सुवर्णगिरी। ये क्या है? स्वर्ण, सोना। ठीक है, गौरहरागढ़ और रेगिस्तान का अंडमान इसे कहा जाता है। रेगिस्तान का अंडमान इसलिए कहा जाता है, तो भारत के लिए अंडमान देखोगे ना आप, सेलुलर जेल, वहां पे बहुत जो है काला पानी की किसी को सजा देते तो वहां भेजते थे। ये उस समय ये भी बिल्कुल टच में नहीं था मरुस्थल के अंदर, तो यहां पे भी काले पानी की सजा देने के लिए भेज देते। ये राजस्थान का अंडमान कहलाता, बिल्कुल मतलब और छोर किनारे पर, इसलिए इसे राजस्थान का अंडमान कहा जाता था। इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं और जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहते हैं। बहुत सारी पतली पतली गलियां हैं। ठीक है, अबुल फजल ने एक कोटेशन कहा है, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। वो किसके बारे में कहा? अबुल फजल। अबुल फजल एक विद्यार्थी कहो, मैं पढ़ा तो सब कि ये कोटेशन तो सरकार जो कहा, अबुल फजल ने अपनी टांगे भी बहुत अड़ाई है हर जगह, जो हमें जो है याद करना पड़ता है। हर जगह जाकर कोटेशन दी है, तो उस समय वो जहां जहां घुमा है, उसने देखा है, वो चीजें उसने लिखी है। ठीक है, घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, अख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में ही कहा जाता है। ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलेगा। ये दुर्ग विशेषता देखो, मैं जैसलमेर दुर्ग भी गया हूं, मैं मेहरानगढ़ भी गया हूं, जो जो चीजें देखी है वो बता रहा हूं। इसके बारे में जो है वो सुन लो कि बिना चूना और बिना सीमेंट के पत्थरों से इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना हुआ है। यानी चूना भी नहीं, सीमेंट भी नहीं, गारा भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या किया? सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरलॉकिंग इतनी जबरदस्त है कि आज भी ये इतना मजबूत है। इंटरलॉक सिस्टम पे बना हुआ है, यानी एक खांचा होगा, खांचे के अंदर खांचे बन गए, ऐसे फिटिंग है पूरी। ठीक है, इसके बारे में भी कहा जाता है ये भी बिना नींव का है, और अपने एक गागरोन वाला किला है वो भी बिना नींव के खड़ा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। बताओ पहला कौन सा है?
पहला है चित्तौड़गढ़, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ठीक है, यहां ध्यान रखना। वो है था कि सोनारगढ़, सोने की तरह चमकता है जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती है, और पर्यटकों का तो विशेष आकर्षण रहता है, ठीक है। देखो दुर्ग के प्रमुख द्वार कौन कौन से, अक्षय पौड़, सूरज पौड़, भूता पौड़, हवा पौड़, ये हैं इनके प्रमुख दरवाजे। और दुर्ग में निर्माण क्या क्या है, जयसुल कुआं है। जब मैं यहाँ गया घूमने, मैं क्या है ऐतिहासिक स्थल पे जाता हूँ तो गाइड कर लेता हूँ, अपन चाहे कितने भी पढ़े हो, वहां के लोकल जो गाइड होते हैं वही अपन को बता पाते हैं सही से कि कहाँ कौन सी चीज है। उन्होंने सब बताया, जयसुल कुआं नहीं बताया। मैंने कहा भैया जयसुल कुआं कहाँ है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बुर्ज बताते हैं कि 99 बुर्ज है, आपने तो हमें बताया नहीं। फिर उसने पूछा कि गुरुजी आप बताइए पहले आप क्या काम करते हैं, आप कौन हैं। फिर मैंने बताया, मेरा परिचय दिया तब के तभी, नहीं हर किसी को नहीं पता कि यहाँ जयसुल कुआं है या बुर्ज है या ये चीजें हैं। फिर उन्होंने हमें जो है सारी चीजें बताई, क्या ये देखो यहाँ पे जो है बीकानेर के शासक यहाँ से वो ईसर ले गए थे, फिर उनकी तोपें जीत कर लाकर यहाँ रखी थी, सारी चीजें बताई। तो जाओ तो फिर पूरा ही देख के आओ। जयसुल कुआं है, इसके बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बना हुआ यहाँ पे ये कुआं है, जिसको जयसुल कुआं कहते हैं। कमरकोट कहते हैं, ये दोहरा परकोटा है, इसके चारों तरफ एक परकोटा अंदर है, दोहरा परकोटा, ये जो बाहर दिखता है ये दोहरा परकोटा है, और इसको कहा जाता है कमरकोट। इसको क्या कहते हैं, कमरकोट कहा जाता है, ठीक है टावरों, समझ गए, इसको क्या कहते हैं, कमरकोट कहते हैं। ओके, ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत सारी चीजें समझने की, बहुत सारी चीजें जानने की, बहुत सारी चीजें जो है अपने ध्यान देने की है। तो बढ़िया तरीके में पढ़ो, बढ़िया तरीके में याद करो। चलो आगे बढ़ो टाबर, देखो इसके अंदर बने हुए हैं 99 बुर्ज, यानी कि यदि वे पूछे कि राजस्थान के दुर्गों में सबसे ज्यादा बुर्ज किस में बने हुए हैं, इसके अंदर है। सबसे बड़ा बुर्ज जो है दिया बुर्ज, वो अभी आप लोगों को जयगढ़ में मैंने पढ़ा दिया। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसलमेर दुर्ग में बने महल कौन कौन से, तो सर्वोत्तम विलास महल है जो महारावल अकय सिंह ने बनवाया है। बादल विलास महल भी है जो 1884 में सिलावटों द्वारा निर्मित है, और इसे पंच महल के नाम से भी जाना जाता है। बनवाया सिलावटों ने है, लेकिन इसे बाद में जो है यहाँ के महारावल को भेंट कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। रंग महल जो मूलराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया, और मोती महल ये भी मूलराज द्वितीय द्वारा बनवाया गया। तो महलों से संबंधित पूछे तो भी ध्यान रखना कि ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर पूरे 3 साके नहीं हुए। साके तो आप समझते हो, आप जहां केसरिया भी हो जाए, जौहर भी हो जाए, वो होता है साका। लेकिन यहां जो है इसके मामले में ये थोड़ा सा अभागा दुर्ग है कि यहाँ पे पूरे 3 साके नहीं होके 2.5 साके हुए थे, कि पुरुषों ने केसरिया कर दिया तीसरे साके के समय, लेकिन स्त्रियां जौहर नहीं कर पाई, तो ये यहाँ पे रहता है अर्ध साका। तो देखो पहला साका कब हुआ है, 1311 में मूलराज प्रथम के समय। दूसरा साका होता है 14वीं सदी में रावल दूधा के समय, और तीसरा साका जो है आप लोगों के 1550 के अंदर होता है। तीसरा साका 1550 के समय होता है, ये ध्यान रखना, मूलराज के समय, ठीक है। फिर देखो दुर्ग में बने मंदिर कौन कौन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर बने। तो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, सूर्य मंदिर है, यहाँ पे पार्श्वनाथ मंदिर है, कुंथुनाथ मंदिर है, ऋषभदेव और शंभुनाथ मंदिर है। यानी कि जैन मंदिर ज्यादा है यहाँ पे, ध्यान रखना, जैन मंदिर ज्यादा है। और जैन पांडुलिपियां भी यहाँ पे संग्रहित है, जिनको जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार के नाम से जानते हैं, जहां प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह है। क्या है, प्राचीन पांडुलिपियां, बहुत मतलब ताड़ के पत्तों पे वगैरह लिखी हुई ऐसी पांडुलिपियां हैं, वो यहाँ पे पड़ी है। हम इन मंदिरों में दर्शन किए थे, और ये भी देख कर आए हैं, जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार भी इसे कहा जाता है, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जैन मंदिर यहाँ खूब सारे हैं, और क्योंकि ये मंदिर, ये दुर्ग जो है चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, मरुस्थल दोहरे, इसलिए इसे किस श्रेणी में रखा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये कौन से दुर्गों की श्रेणी में आएगा, धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आएगा आपके जैसलमेर किला, ठीक है। तो अहियां टावरो ध्यान राख्यो थे, खोटा कर आयो मत। बढ़े आगे, ठीक है। एक जानकारी यहां लिख लेना, यहां लिखना, मैंने शायद गलती से मूलराज बता दिया, लूणकरण के समय, ठीक है। ये जो है रावल लूणकरण के समय अर्ध शाखा हुआ था, ठीक है ना, रावल लूणकरण के समय। शायद बोलने में मैंने, मूलराज यहां है पहले साके में,
मैंने शायद अभी फ्लो में आपको मूलराज बता दिया, वो लूणकरण लिखोगे आप इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, स्वर्णगिरी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं सुवर्णगिरी। अब कौन सा है? सुवर्णगिरी। ये जालोर का किला है, उसे सुवर्णगिरी कहा जाता है। निर्माण इसका परमार शासकों द्वारा करवाया गया है। नागभट्ट, इसके निर्माण में नागभट्ट भी अपन पढ़ते हैं। अब बोलोगे आपके सर नागभट्ट तो प्रतिहार था और यहाँ परमार शासकों द्वारा है, तो ये मिलता है, ऑब्लिक में इसको लिखना है। पठार या पहाड़ी पूछेंगे तो सुवर्णगिरी पहाड़ी है, इसीलिए इसको सुवर्णगढ़ गिरी दुर्ग के नाम से जानते हैं। उपनाम सुवर्ण को जो है सोन कह दिया तो सोनगिरी, सोनलगढ़, जाबालीपुर इसको कहा जाता है। ऋषि जाबाली ने यहां पे तपस्या की थी, इसलिए जाबालीपुर। कंकाचल कहा जाता है और बाद में इसका नाम बदल के जलालाबाद भी रखा था, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बारे में कथन है, राई और भाव राते विता लोकोक्ति का संबंध इसी से है। मैंने आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी और किसके बारे में, अपने कन्नड़ देव के संघर्ष के बारे में बताया था कि जब इस दुर्ग की कमजोर कड़ी ढूंढनी थी तो राई ऐसा पौधा होता है रातों रात उग जाता है। तो उस समय अलाउद्दीन ने कहा कि राई अब यहाँ से यहाँ कौन देगा अपने को, तो क्या आदमी जो है लोभ में लालच में कुछ भी काम कर सकता है। वहां पे कहा कि जो जितनी राई लेकर आएगा उसको उतने बदले में सोना दिया जाएगा। तो लाइन लग गई पूरी की पूरी, तो रातों रात राई का पौधा हो गया। पता चल गया कमजोर कड़ी का है, उसको भेद के अंदर आक्रमण कर दिया। सुबह उठकर जब देखा था, देखते हैं कि पूरी जो है जालोर की पब्लिक पूरी राई लेकर खड़ी है, लाइन लगी हुई लंबी। तब कहते हैं कि राई और अभाव राते बीता, रात को काम हो गया। तो ये कहावत यहां से प्रचलित हुई। उद्योतन सूरी द्वारा कोवलय माला, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थानी भाषा से संबंधित भी इसके उल्लेख है, इसलिए उद्योतन सूरी की कुवलय माला ध्यान में रखना कि ये जो है इसका लेखन इसी दुर्ग के अंदर किया गया था। प्रतिहार काल में लिखी हुई ये रचना थी, जिसका लेखन इसी दुर्ग के अंदर हुआ है। दुर्ग के प्रमुख द्वार कौन कौन से? सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपोल, सिरेपोल, ठीक है। सिरे मंदिर भी है यहाँ पे ही नाथ संप्रदाय से संबंधित सिरे मंदिर भी है जालोर के अंदर। दुर्ग में निर्माण कौन कौन से है? देखो, तोपखाना मस्जिद, एक ऊपर तोप रखी हुई इसलिए तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं। मलिक शाह की दरगाह और परमार कालीन कीर्ति स्तंभ वो भी यहीं पे है। 1311 में कानड़ देव के समय यहां साका हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा? जलालाबाद। तो ये तरीके याद रखना है थारे ओ जालोर दुर्ग। मतलब सवाल तो बाहर जाने की संभावना आपके न के बराबर है। आप स्क्रीनशॉट लो, आज बहुत सारे किले अपन ने पढ़े, आगे अभी और पढ़ रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि कम समय में आपको ज्यादा और अच्छा कंटेंट दिया जाए जो आप लोगों के एग्जाम में जो है झंडे गड़वा दे। बस आप लोग अपने सपनों को साकार कर लो बस। नेक्स्ट देखो, ये जालोर किले के बारे में बढ़िया तरीके से ये इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आप लोगों को सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इससे ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। ये जालोर के किले के बारे में क्या कहता है ये अपने शिलालेख कि ये जो पर्वतीय दुर्ग है पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन और सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इस दुर्ग पर विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य यानी कि सोलंकी, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत राजवंशों ने शासन किया। इस दुर्ग पर 1311-12 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया और इस प्रकार जालोर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। कालांतर में 1607 में जोधपुर के महाराजा गज सिंह ने इस किले को पठानों से जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर देना इसको लिख के। यह किला चतुर्दिक विशाल एवं उन्नत प्राचीरों से घिरा है। इसके 4 सुदृढ़ प्रवेश द्वार है, सूरजपोल, ध्रुवपोल, चांदपर, सिरुपोल। ये मैंने चारों ही लिखवा दिया आपको। ऐतिहासिक स्थलों में महाराजा मान सिंह के महल एवं जरोखे, 2 मंजिला रानी महल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, चामुंडा एवं जोगोया मंदिर, दहियों की पौड़, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। और संत मलिक शाह की दरगाह है। तो यानी कि ये देख लो पूरा का पूरा ऑथेंटिक वहीं पे खुदा हुआ ये शिलालेख है। इससे ऑथेंटिक चीज क्या होगी? बढ़े आगे, सिवाना का किला। सिवाना जहां के शिलालेख मुझे मिल जाते हैं तो वो तो मैं शामिल कर लेता हूं स्लाइड में। सिवाना के किले से संबंधित भी शामिल किया है। जब गढ़ जालोर का पढ़ो तो गढ़ सिवाना पढ़ना बहुत जरूरी है। सिवाना स्थान को गढ़ सिवाना के नाम से ही जानते हैं इस कारण। खड़ी पहाड़ी पर है। जो 56 की पहाड़ियां अपन पढ़ते हैं, हल्देश्वर की पहाड़ियां पढ़ते हैं, ये वहीं पे हैं, ठीक है। जो 56 की पहाड़ियां पढ़ते हैं ना अपन के, गोलाकार पहाड़ियां है, ये ग्रेनाइट वाली पहाड़ियां हैं, ये अरावली का भाग है, ये वही है। और ये इतना गजब का दुर्ग था कि इसको डायरेक्ट जीता ही नहीं जा सकता था। इसको जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भी पार्श्विक बनाना पड़ा था सामने, यानी कि इसके समान मिट्टी का ढेर बनवाना पड़ा था इसको जीतने के लिए। ये ऐसा दुर्ग है।
तो देखो इसका निर्माण वीर नारायण परमार ने 954 ईस्वी में करवाया। पहाड़ी या पठार कौन सा है? हल्देश्वर की पहाड़ी या छप्पन की पहाड़ियां आप कह सकते हो। उपनाम इस यहाँ पे कुमत, झाड़ियां बहुत सारी इसलिए कुमथाना दुर्ग, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली और जालोर दुर्ग की कुंजी और अनखड़ो सिवानों के नाम से इसे जानते हैं। ये सारे जो है इसकी विशेषताएं, इसके उपनाम है। फिर देखो शाखा कब हुआ है? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, और शासक कौन था अपने यहाँ? शीतल देव। दूसरा शाखा 1582 में मोटा राजा उदय सिंह के समय और कल्ला राठौड़ ने हमला किया था। ठीक है, तो ये अपने को दो शाखे इससे संबंधित ध्यान में रखने हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खैराबाद। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, खैराबाद वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए शिलालेख क्या कहता है, देखो मारवाड़ के पर्वतीय दुर्गों में सिवाना किले का विशेष महत्व है। यदि अपन देखें तो पर्वत शिखरों के मध्य इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण परमार ने करवाया। यूं बढ़िया जानकारी और क्या हो सके। ठीक है, कालांतर में यह किला जालोर के सोनग्रा चौहानों तथा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा। 1538 में राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया, परकोटे का निर्माण करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के पश्चात अकबर ने इस किले को राव मालदेव से लेकर उसके पुत्र रायमल को दे दिया। किसको दे दिया? रायमल को। रायमल के पुत्र कल्याणदास यानी कि कल्याणदास को ही कल्ला कहा गया कि वीरता एवं पराक्रम से सिवाना को गौरव एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकबर के कल्ला राठौड़ से नाराज होने पर उसने जोधपुर के राजा उदय सिंह को सिवाना पर अधिकार करने भेजा। युद्ध में कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ और उसकी पत्नी हाड़ी रानी दुर्ग में लल्लाओं के साथ जौहर का वादन, यानी कि ये वाला जो अपन पढ़ते हैं ना, मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह कहां के शासक है ये बता दिया यहाँ पे आप लोगों को, जोधपुर के शासक जिनको अधिकार करने भेजा, और कल्ला राठौड़ जो है वो यहीं के शासक थे। ठीक है, तो इनके मध्य जो है संघर्ष होता है। ये दूसरा शाखा आप लोगों के इससे रिलेटेड है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। इस तरीके उन टावरों बहुत ही तगड़ी क्लास है। आगे आ क्लास लाइव में 2 घंटे की ही आप पूरी हुई, और थान में बता दियो चतुर्थ श्रेणी वाला जितना टावर है, साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस जारी रखनी है। और आप लोग इसका जलवा देख चुके हो। ये सिर्फ सस्ती टेस्ट सीरीज नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है आप लोगों को दी है, और मात्र कौड़ियों के मूल्य दिए, तो इससे चूकना नहीं है। पटवार की टेस्ट सीरीज पर वर्क चल रहा है आप लोगों के 2-4 घंटे के अंदर या शाम तक जो है पटवार की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी जाएगी। बाकी शिक्षक भर्तियों की तो सारी देखो अपने कर दी है। ये रीटमेंस की भी है, और स्कूल लेक्चरर की है, शिक्षण विधियों की अलग से दे रखी है, वरिष्ठ अध्यापक की दे रखी है। तो इससे बढ़िया प्रयास और नहीं हो सकते आप लोगों के लिए। यदि आप भी अभी तक इन प्रयासों से वंचित हो तो फिर यानी कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है या कमी रह जाएगी। तो इनसे वंचित नहीं रहना है, इनका लाभ उठाना है। ये आपके लाभ के लिए ही है। टेलीग्राम से जुड़ जाना। बाकी सारी क्लासेस की सूचना, पुस्तकों की सूचना, सभी चीजें टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।